लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि संजय भाई इतनी जल्दी दोबारा दावत दे देंगे मुझे। आज जो आपने एक ऐसे विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय का चयन किया है, उसमें कहा है वोट फॉर नेशन। मैं यहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं। आपने वोट फॉर नेशन कहा है, वोट फॉर कंट्री नहीं कहा है, तो दोनों का अर्थ अलग है। जब हम कहते हैं देश, तो देश सरकार, न्यायपालिका, पुलिस, सेना, ये तमाम जितने भी संविधान के तहत चलने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे मिलाकर के देश बनता है और वो देश चलाते हैं। चलाने की हर एक की अलग अलग भूमिका है। सरकार है, विपक्ष है, संसद है, न्यायपालिका है, पुलिस है, सेना है, यूजीसी है, जितने भी संस्थान हैं वो देश चलाते हैं। और जब आप नेशन की बात करते हैं, तब देश बहुत छोटा होता है और राष्ट्र बहुत बड़ा होता है। राष्ट्र किसी संविधान से नहीं चलता, सेना उसे नहीं बचाती, पुलिस कोई न्यायपालिका राष्ट्र नहीं बचाती। राष्ट्र बहुत बड़ा और देश एक छोटी सी इकाई होती है। यह बात अलग है। देने का अधिकार सरकार की तरफ से जो नियम बने हैं कि इस उम्र का आदमी देगा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो लोग वोट नहीं देंगे उन्हें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। इसलिए जब हमारे यहां यह अनाउंस होता है बीच बीच में कि आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे, कभी आपने सुना है कि हमने ये कहा हो या ये सुना हो कि प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे? जब ये कहा जाता है राष्ट्र को संबोधित करेंगे, उसके पीछे एक मनोदशा होती है। कोई बड़ा संकट, देश के सामने कोई बड़ी चुनौती होती है और सरकार उसका सामना करने के लिए न्यायपालिका और ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं, उनके अलावा उसे राष्ट्र में हर एक की जरूरत होती है। सरकार उस संकट से निपटने के लिए राष्ट्र में जो 10 साल का है, 5 साल का है, 15 साल का है, 100 साल का है, 50 साल का है, टैक्स देता है, नहीं देता है, हर उस यूनिट की जरूरत पड़ती है सरकार को, ताकि राष्ट्र किसी चीज के खतरे में हो, उस खतरे में उससे उबारने के लिए हर एक की भूमिका होती है। उसमें यह नहीं होता है कि टैक्स देने वाले से ही सरकार मुखातिब होती है, संबोधित होती है। इसलिए जब संजय भाई ने आज का ये टॉपिक रखा, वोट फॉर नेशन, इसके अर्थ ही अपने आप में अलग हैं। शब्द में, इस विषय में ही सब कुछ छुपा हुआ है। लेकिन हमारे राजनीतिक नेताओं ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, विश्वविद्यालय में बैठे हुए अध्यापकों ने, इतिहासकारों ने, तमाम सारे लोगों ने पिछले 70 सालों से राष्ट्र और देश की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया। इसलिए हम जब वोट देने जाते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में क्या होता है, हम वोट किस लिए देने जाते हैं, क्यों देने चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं, क्या हम नहीं चाहते हैं, क्या वोट देने से हमारी चाहतें पूरी हो जाती हैं, क्या वोट देने से हमारी मान्यताएं, परंपराओं, आस्थाओं का कोई जाने की बात करता है? नहीं करता। लेकिन आजाद हुआ, लोकतंत्र का हमने रास्ता चुना, वोट का रास्ता चुना, और वोट नहीं है, सरकार जैसी महत्वपूर्ण चीज को चुनने के लिए जो किसी के अंदर एक सामान्य ज्ञान होता है, कि उम्र 18 हो, 20 हो, वो एक अलग बात है। लेकिन सरकार को चुनते वक्त हमारे अंदर क्या सवाल होता है, हमारी क्या प्रायोरिटीज होती हैं, सरकार को चुनते वक्त क्या कहीं हम अपने निजी स्वार्थ, अपने लालच और उन तमाम चीजों से ऊपर उठ पाते हैं, या वोट देते वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ ये होता है 2 रुपए किलो चावल, महीने की बिजली फ्री,
तमाम मुद्दे जब ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए आप राष्ट्र को नहीं चुनते, किसी पार्टी विशेष को चुनते हैं, और उस पार्टी विशेष के उन वादे जिन वादों की कोई संवैधानिक वैधता नहीं होती। पार्टी ये नहीं कहती कि हम जब आपको ये देंगे तो ये पार्टी अपने से देगी, वो ये नहीं कहती। चुनाव जीतने के लिए जो वादे किए जाते हैं वो वादे जरूरी नहीं है कि पार्टियां अपने खजाने से दें, वो मेरे और आपके टैक्स से देती हैं, और चुनाव जीतने के लिए वो उस सेक्शन को, उन लोगों को एड्रेस करते हैं के पास सामान्य ज्ञान वोट देने का होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस वोट के देने के बाद वो अपने लिए सरकार चुन रहे हैं, अपने स्वार्थों के लिए सरकार चुन रहे हैं, देश बचाने के लिए चुन रहे हैं, या राष्ट्र को बचाने के या राष्ट्र निर्माण के लिए चुन रहे हैं। लिहाजा लोकतंत्र एक ऐसा है जिसमें बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े अध्यापक, प्रोफेसर, रीडर, बुद्धिजीवी का वोट, और एक सामान्य आदमी को शायद लोकतंत्र का भी कोई मतलब न पता हो, वो भी वोट देता है। तो क्या वोट देने से पहले हमारे सवाल क्या है? हम वोट क्यों दें, क्यों देना चाहिए? जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कहा जाता है जागरूकता फैलाइए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पिछले 70 सालों से कभी पार्टियों के ऊपर यह अंकुश नहीं लगाया कि आप वोट मांगिए, लेकिन वोट मांगते वक्त ये वादा नहीं कर सकते कि हम तुम्हें बिजली फ्री देंगे, तुम्हें चावल फ्री देंगे, तुम्हें फ्री में और सारी चीजें देंगे, कोई लैपटॉप देगा, कोई साइकिल देगा। इलेक्शन कमीशन इन चीजों पे बैन लगाएगा, उस दिन भारत के उस सामान्य, कमजोर, पिछड़े लोग दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनको कोई खरीद नहीं पाएगा। लिहाजा राजनेताओं ने पिछले 70 सालों में एक ऐसी हालत पैदा कर दी है कि चुनाव के वक्त ये नहीं कहते हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए, हमारे इतिहास में जो गलतियां की गई हैं उसका क्या होना चाहिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सरोकार है, जो हमारे परंपराएं हैं, उनका कैसे हम मजबूत करेंगे, इसकी बात कोई नहीं करता है। लिहाजा मैं मानता हूं कि संजय जी और उनकी टीम की ये मुहिम वोट फॉर नेशन ये साफ साफ ये बताती है कि चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, दोनों ही चुनाव में याद रखिएगा आपका वोट किसको देते हैं, किसको नहीं देते हैं, ये आप पे छोड़ा, आपका अधिकार है। लेकिन मैं बात को मानता हूं कि आप राष्ट्र को बचाने के लिए दे रहे हैं, देश को बचाने के लिए दे रहे हैं। देश को कभी दुनिया में खतरा नहीं हुआ। देश एक भूमि का टुकड़ा है, उसकी रक्षा और सुरक्षा करना सेनाओं का काम है। देश में व्यवस्था कैसे चले उसके लिए पुलिस है, न्यायपालिका है। लेकिन जो समाज ये समझ लेता है कि सिर्फ सरकार चुनना, किसी पार्टी को वोट दे देना ही हमारा अंतिम बस काम है, वो देश संस्कृति अपने सरोकारों को समाप्त करने वाले लोगों को सत्ता पे बिठा देते हैं। हम अहिल्याबाई होलकर को देखें, उस जमाने चुनाव नहीं होता था। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखें, वो तमाम सारे लोग सरकार भी चलाते थे, संविधान के हिसाब से चलाते थे, जो भी उस वक्त के नियम थे, लेकिन उनके मूल में यह होता था कि इस राष्ट्र की गौरवशाली गाथा, इस राष्ट्र की गौरवशाली इतिहास, उसकी संस्कृति को कैसे बचाया जाए। समाज में ऐसे लोग थे, अहिल्याबाई होलकर महाराष्ट्र, इंदौर, उन्होंने अपने राज्य में न्याय व्यवस्था का स्थापित की, वहां एक सिस्टम चलाया, लेकिन वहां से चल के बनारस के उन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया। यह है सरकार बनाने के बाद
उस राष्ट्र की खोई हुई पहचान को स्थापित करने वालों के लिए आप वोट दे रहे हैं। आप वोट इसलिए दे रहे हैं कि सरकार बनेगी तो मेरी जाति को रिजर्वेशन मिलेगा, मेरे कुछ लोगों को फायदा होगा, मैं फ्री में अपने लोगों को साइकिल बांटूंगा, किसी को कोई और चीज दूंगा। तो जब आप अपने इस हित के लिए देते हैं तो यकीन मानिए कि इस वोट का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए वोट फॉर नेशन में सबसे पहले मेरी सबसे अपील है कि घर से जब भी वोट देने जाएं, वो अपने मन में इस बात को ध्यान में रखें कि हम 5 साल देश की सत्ता पे किन लोगों को उन किन कारणों से और किन बुनियादों पे बिठाने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 70 सालों में हमने गलतियां की हैं, सरकारें चुनी, सरकारें आई गई, एक सरकार बनी, दूसरी सरकार बनी, सरकार चली गई, तोड़ फोड़ के सरकार बना ली, आपस में मिलके सरकार बना ली। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम जिनको वोट देते हैं वो एक गिरोह की तरीके से सब इकट्ठे हो जाएं, 5 तेरे, 10 मेरे, 100 मेरे, और उसके बाद वो जनता की बात न सुने, आपके सरोकारों, संस्कृति की, आपकी परंपराओं के का कहीं अतिक्रमण न करते हुए सरकार चलाएं। ऐसा तो हुआ नहीं, तो हम तो लगातार यही देख रहे हैं। लेकिन मानता हूं कि राष्ट्र है, इसलिए देश टूटते रहते हैं। देश कई बार टूटा है, भारत भी कई बार टूटा है। अफगानिस्तान बना, इंडोनेशिया निकल गया, श्रीलंका चला गया, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, लेकिन राष्ट्र आज भी जीवित है। ये राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी समाज की होती है, और एक कायर, डरपोक और एक लालची समाज जब सब कुछ लालच की बुनियादों पर तय करता है तो उसे वही सरकारें मिलती हैं जो आपको खरीदती हैं और आपके सरोकारों और आपकी आस्थाओं को कुचलती हैं, क्योंकि सरकार पे बैठने के बाद उनकी प्रायोरिटीज दूसरी हो जाती हैं। मैं ये मानता हूं कि आज वोट फॉर नेशन के माध्यम से सबसे पहली शर्त यह है, लोग भी देश विदेश में संजय जी के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वो अमीर हैं, गरीब हैं, वो अपार्टमेंट में रहते हैं, वो कमरों में बैठ के सुन रहे हैं, वो कहीं बाहर सुन रहे हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है। आप सब जानते हैं मेरा किसी पार्टी, किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक भारत के नागरिक होने की कारण, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण सबसे पहले आपको वोट देना ही है। वोट देना इसका मतलब है कि आपने जिसको वोट दिया है उससे आपको सवाल करने का अधिकार है। लिहाजा जब वोट का हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो कभी कभी मुझे शक होता है। हम कहते हैं मतदाता, नहीं मत का दान करने वाला। जब मतदाता ने मतदान कर दिया है तो फिर दान करने वाली बात पे आप सवाल नहीं पूछते हैं कि बदले में मुझे क्या दोगे। लिहाजा मतदान यानी आपने दान कर दिया, तो भारतीय सनातनी परंपरा में दान की हुई चीज के बारे में सवाल जवाब नहीं होता है, तो सवाल जवाब नहीं होता है। लिहाजा मैं मानता हूं कि आप इसे मतदान जब कहते हैं तो फिर आप भूल जाइए। वो नेता कहता है आपने तो हमें दान दिया है, फिर क्यों सवाल हमसे पूछ रहे, अब तो हम जो दिल चाहे करेंगे, आपने दान दे दिया। तो ये मतदान नहीं है, ये मत का अधिकार है आपका। अधिकार का सही प्रयोग करें, इसको दें, सवाल भी करें, उसको परखें भी, उसके इतिहास को परखें, उसके वर्तमान को परखें, और ये सोच के दें कि ये वोट मैं इनको दे रहा हूं, इनकी हमसे वादा क्या है। वादा 3 महीने की बिजली, 2 रुपए किलो चावल, महीने का किराया मुफ्त। क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या भारत राष्ट्र के लोगों को, जिनकी हजारों साल की परंपरा है, संस्कृति है, जिन्होंने दुनिया को इतना ज्ञान दिया, जब विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 33% का कंट्रीब्यूशन था, हम वहां से निकले हुए लोग आज 2 रुपए किलो चावल की बात करते हैं। मेरी जाति को कितनी सीटें मिलेंगी, मेरी जाति का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, मेरी जाति का आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा। हम जब इन बुनियादों पर देते हैं तो इस यकीन मानिए कि हम ईमानदारी से राष्ट्र के चलाने के लिए नहीं देते, हम अपने स्वार्थों की पूर्ति करने वाले लोगों को वोट देते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहला आपकी जिम्मेदारी है एक
जागरूक नागरिक, और खासतौर से आज 2022 के दौर में जब आपको एक लंबे कालखंड के बाद आपको अपने होने का एहसास हुआ है, आपके अंदर वो गौरवशाली इतिहास का आपको पता चला है जो बरसों से आपको झूठ की घुट्टी पढ़ाई गई। और ये बदलाव कोई ऐसी चीजें होती हैं जो यकायक नहीं होती, रातों रात नहीं होती। लोग समझते हैं कि बस हमने सरकार चुन दी है, अब सरकार पाकिस्तान को भी समाप्त कर दे, पीएफओ को भी ले ले और चावल भी मुफ्त बांट दे, 80 करोड़ लोगों को कोविड में खाना भी खिला दे, इसलिए सब कुछ सरकार करेगी। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि सरकार से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी समाज की होती है, और जब समाज चौकन्ना होता है, जागरूक होता है, तो सत्ताओं पे बिठाने वालों के चरित्र को भी समझता है, उनके उस कार्यशैली को भी समझता है, और उसके सामने जो बड़े बड़े संकट होते हैं उसको भी समझता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में 1952 में पहला चुनाव हुआ था, और उस वक्त कोई 431 सीटें थी, फिर बाद में घट के 426 सीटें रह गई, क्योंकि इस वक्त देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव हो रहा है। तो मेरे मूल में यही है, लेकिन 5 फेज में होगा, 5 फेज में होगा, कैसे होगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि आपको कुछ कुछ बात इसलिए बताना चाहता हूं कि संविधान बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और ये गणतंत्र बन गया। और गणतंत्र के बाद हम वोट देने लगे, और वोट के बारे में हमको कोई ये बताया नहीं गया कि वोट देना हमारा कितना बड़ा अधिकार हमें मिला है संविधान से, इस अधिकार का महत्व कितना, ये कभी नहीं बताया गया। लिहाजा हम ये खबरें जरूर सुनते हैं, कोई फ्री में कुछ बांट रहा है, कोई फ्री में कुछ बांट रहा है, और इस तरीके से इस देश में जोड़ तोड़ हो रही है। लेकिन इस संचार क्रांति ने, जिसके माध्यम से दिल्ली में बैठ करके संजय भाई के माध्यम से मैं कहां कहां लोगों से जुड़ा हुआ हूं, ये पहली बार हमें मौका मिला। आज कोई भी आदमी किसी किस्म का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता। हर आदमी के झूठ को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि आपके पास इस संचार क्रांति के माध्यम से सब चीज आपके हाथों पे है। लिहाजा मैंने एक बात आपसे कहना चाहता था कि ये अजीब किस्म का मामला है, हमने सवाल नहीं उठाए, और ये सवाल हम सब उठाते रहते हैं बीच बीच में, और ये इसलिए उठाते हैं ताकि देश के लोग इस बात को समझें कि 1947 में क्या वाकई में हमें आजादी मिली थी या ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। और ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, उसकी मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। हमें किसी इतिहास के पन्नों में, सरकार के डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, या आजाद होने की तारीख कहीं नहीं है। सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें एक डोमिनेंट स्टेटस मिला था। लेकिन जिस संविधान को हमने आज आत्मसात किया है, उस संविधान में क्या क्या हमारे साथ शुरू से गड़बड़ हुई है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और वो चुनाव से कनेक्टेड है, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं। इसी देश में 1950 में संविधान बना, और अंग्रेज दावा करते हैं कि वो यहां से चले गए 1947 में। लेकिन जब संविधान बन भी गया, तो हमने उसमें कैसी कैसी चीजों का अपीजमेंट किया, यानी हमने ऐसी चीजें की जो भारत राष्ट्र को इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती थी। क्योंकि हमने लिखा तो उसमें इंडिया दैट इज भारत, लेकिन भारत क्या है इसकी कल्पना हमने नहीं की कभी भी। हम इंडिया इंडिया की बात करते हैं, और यकायक हमें ऐसा लगता है कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। उससे पहले ना दुनिया चल रही थी, ना भारत चल रहा था, ना कोई संविधान था, कुछ भी नहीं था। हमें 1947 के बाद ही पता चला कि भारत एक देश है, और उसमें कुछ कानून है, उसमें कुछ संविधान है। लेकिन अंग्रेज यहां से जाते जाते गए, और ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से जिन लोगों को सत्ता पे बैठाया, उन लोगों ने क्या काम किया। जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे, तो बहुत से अंग्रेजों ने, छोटे डिपार्टमेंट को देखते थे, उन लोगों ने भारतीय महिलाओं से शादियां की, और वो यहां शादी करके रह भी गए। अब 70 साल में वो तमाम लोग समाप्त भी हो गए, अब उनके बहुत कम बच्चे बचे हैं। लेकिन जाते जाते भी ऐसे प्रावधान किए, उन्होंने कहा कि भारतीय मूल की महिलाओं से जिन अंग्रेजों ने शादी की है, और वो यही रह गए हैं, और वो लंबे समय के बाद समाप्त भी हो गए, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों को एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। और इन एंग्लो इंडियन के लिए
भारत की लोकसभा में 2 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी भारत की संसद में और हर विधानसभाओं के अंदर प्रतिनिधि होना चाहिए। क्योंकि उनकी संख्या कम है तो हर विधानसभा के अंदर 2 है, कहीं 1 है, और भारत की लोकसभा में 2 सीटें उनके लिए राष्ट्रपति नामित करता है। अब यह सवाल पूछा नहीं इसलिए कि हमने राष्ट्र के लिए वोट नहीं दिया, हमने सरकारों को मेरे तेरे के लिए वोट दिया। कुछ जीएसटी में छूट मिल जाए, कुछ इनकम टैक्स में छूट मिल जाए, कुछ मेरी जाति को ये मिल जाए, उसकी जाति को ये मिल जाए, हम इसमें बटे रहे। इसलिए 2022 के भारत में जब संचार क्रांति के माध्यम से आज के युवा को सब कुछ पता है, इसलिए आपका वोट सिर्फ देश की सरकार चुनता है, मैं नहीं मानता। आप वोट दे भी देंगे, सरकारें टूटी फूटी आ भी गई, तो हमारे यहां इसका कोई नियम नहीं है कि जिन लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, अलग अलग मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ा था, वो फिर गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, और उस सरकार के अंदर मलाईदार मंत्रालय किसको मिलेगा कि जिसकी सीटें ज्यादा होती हैं, उससे दूसरा किसी, यानी ही हमने भारत के अंदर राजनीतिक तौर पे, सरकारी तौर पे लूट को जस्टिफाई ठहरा दिया। मलाईदार का मतलब है ऐसा मंत्रालय जिसमें मैं ज्यादा लूट कर सकूं, जिसमें ज्यादा पैसा कमा सकूं। तो जिसके ज्यादा एमएलए है, जिसके ज्यादा एमपी है, उसने वो मांग कर ली। उसे रेलवे चाहिए, किसी को फाइनेंस चाहिए, कोई ये नहीं कहता है मुझे खेल मंत्रालय चाहिए। इसका मतलब है इस सामूहिक लूट के अंदर अलग अलग पार्टियां उन स्वार्थों के लिए मिलती हैं कि हम अकेले नहीं लूट पाए, अब हम मिलकर लूटेंगे। और तब आपका मैनिफेस्टो, तब आपसे किया हुआ भारत का वादा सब पीछे चला जाता है, और आप हतप्रत होकर के 5 साल तक उन चीजों को भौचक्के होकर देखते हैं। इसलिए एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा लोकतंत्र का मतलब सही मानों में सिर्फ इतना ही है कि चुनाव से पहले लोग मजबूत होते हैं और चुनाव के बाद तंत्र मजबूत होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये तंत्र मजबूत हो तो राष्ट्र को बचाने के लिए हो, किसी पार्टी, किसी जाति, किसी मजहब विशेष के लोगों को बचाने के लिए तंत्र मजबूत न हो, ताकि इस देश के अंदर अनारकी न फैले। ये जो अनारकी है उसको भी हमारे यहां अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे मतदाता एक वर्ड दे दिया गया, वैसे ही एक बहुत बड़ा फ्रॉड 1976 में हुआ। धर्मनिरपेक्षता, अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही मायने में अगर उसका अर्थ देखें, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखें, भारतीय संस्कृति में देखें, हमारे साहित्य में देखें, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है हर आदमी, वो सत्ता पे हो, व्यवस्था पे हो, मां हो, बहन हो, पति हो, पिता हो, सब आदमी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें। नहीं, अपना धर्म, यानी माँ का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, सरकार का धर्म क्या है, एसएसपी का धर्म क्या है, यानी धर्म मीन्स आपकी ड्यूटी। लेकिन हमें यह बताया गया धर्म माने आप अपनी पूजा पद्धति से निषेध हो जाएं, आजाद हो जाएं, ये बताया गया। तो ये जो कल्पना इसलिए हुई क्योंकि हमारे जागरूक लोगों ने कभी इन पे चर्चा नहीं की, इसलिए आज हम 70-72 साल के बाद भी वोट मांगने का पैटर्न वही है। झूठ बोलो, झूठे वादे करो, और इस देश को तोड़ने वाली शक्तियां इकट्ठी अगर हो जाएं तो उनका वोट लेने के लिए भी अपने मत, जो आपका घोषणा पत्र होता है उसमें भी, यानी ये स्थिति इस देश में हम पहली बार देखते हैं कि इस देश में ऐसी ऐसी भी पार्टियां आई कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो इस्लामिक आतंकवादी जो हमने पकड़ रखे हैं उनको छोड़ देंगे। यानी ही बेहयाई और बेशर्मी की लिमिट इस देश में ये आ गई, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां लोग यादव है, बिहारी है, हिंदू है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, इसमें बांटो और वोट लो और सत्ता में आ जाओ। फिर उसके बाद में आतंकवादियों को आप हवाई जहाज से लाइए, उनको बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजिए, फिर उनको आप और भी चीजें दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं ये गति, ये स्थिति इसलिए बनी है कि ये जागरूकता का अभियान सिर्फ मतदान देने तक है, मतदान नहीं है। मैं कभी नहीं मानता कि ये मतदान है, ये मत का अधिकार है, इसका सही प्रयोग कीजिए। और जब आप वोट डालने जाएं तो आपके मन के अंदर राष्ट्र होना चाहिए, जिस राष्ट्र की कल्पना हजारों हजारों साल पुरानी है। उस राष्ट्र को, ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो ये सरकार किसके लिए बनेगी?
हमारे सरोकार नहीं रहेंगे तो ये सरकार किसके लिए हम बनाएंगे? तो मैं तो बहुत साफ तौर पे कहता हूं, मैं इसमें अपोलोजिस्टिक नहीं होना चाहता, क्योंकि अपोलोजिस्टिक होने का और पॉलिटिकली करेक्ट होने का समय निकल गया। अगर किसी को लगता है कि पॉलिटिकली करेक्ट होना ज्यादा जरूरी है, तो मैं कहता हूं कि पॉलिटिकली करेक्ट हो करके अगर राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाइए, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर चुनाव, वो छोटा हो बड़ा हो, और उस चुनाव के मुद्दे क्या हो मैं नहीं जानना चाहता। ये मैनिफेस्टो से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिंपल कहना चाहता हूं कि अगर आपको इतने सालों के बाद में एक मौका अगर ये मिलता है कि हम जब ये देखें कि भाई हम अपना मत कैसे दें और किन बुनियादों पे दें, तो हमारे साथ जो जघन्य अपराध हुआ है कि दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं संजय भाई, ये राष्ट्र कभी इस बात से कमजोर नहीं हुए कि उन्हें किसी ने गुलाम बनाया। दुनिया में हजारों देश गुलाम बने। राष्ट्र इस बात से कमजोर होते हैं कि जब वो आजाद भी हो जाते हैं तब भी गुलामी का इतिहास उन्हें पढ़ाया जाता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है जिसके कारण आने वाली जनरेशन भी उस गुलामी से बाहर ही नहीं निकलती हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आज कम से कम हमारे देश में, मैं बहुत वोकल हूं इस मामले में। आप सब जानते हैं कि मैं राष्ट्र के सामने किसी को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं, वो कोई भी हो। अगर राष्ट्र को के खिलाफ कोई है तो ना वो इस देश का है, ना वो इस राष्ट्र का है, फिर वो गद्दार है और उसे भारत की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उसकी मान्यताएं क्या है, परंपराएं क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र की शक्ति को, पहचान को, परंपराओं को, उपासना के खिलाफ जाकर के कोई ये कहे कि ये मेरी पहचान है, पहचान आपकी घर तक है, पहचान आपकी स्कूल में नहीं हो सकती, पहचान आपकी सड़कों पे नहीं हो सकती, और आपकी पहचान के कारण आप सड़कों पे खड़े होकर के लोगों के रास्ते में चलने के मजहब का इस्तेमाल करके नहीं रोक सकते। इसलिए राष्ट्र को ध्यान में रख करके, ये राष्ट्र क्या था क्या है, आज दुनिया में हजारों लोग बोल रहे हैं। इस संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया के तथ्य बाहर निकल के आ रहे हैं, और यही तथ्य जब निकले तो लोगों को पता चला कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था। ये दुर्भाग्य है कि एक आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष इलेक्टेड नहीं बन पाया। पार्टी के 15 राज्यों ने उसे एक भी वोट नहीं दिया, वो देश का प्रधानमंत्री बना। और उसी दौर में, उसी गुलाम भारत में या उसी यूनाइटेड भारत में एक अकेला आदमी पार्टी को छोड़ के चला गया। उस आंदोलन से उसके मतभेद हो गए, विदेश गया, दुनिया भर में घूमा, और उसने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा कर दी, ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया, ब्रिटिश सरकार की चूलों को हिला दिया, और दुनिया के 11 राष्ट्रों ने उसको मान्यता दी। हमसे अगर पूछिए कि अगर हम कायर और लालची ना होते, डरपोक ना होते, तो जो शख्स अपनी पार्टी के 11-12 वोट न ले पाया उसको प्रधानमंत्री हमने देखना पड़ा, और जिसने दुनिया के 11 राष्ट्रों का भरोसा जीता उसको हमने भारत का पहला प्रधानमंत्री नहीं मांगा। इसलिए आज आपके सामने सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो कुछ भी बदलाव हम सब देख रहे हैं, ये बदलाव एक तो होता है सरकारी, सरकार ने कोई योजना लागू कर दी, सरकार ने कोई नई योजना दे दी, सरकार ने सड़कें बना दी, सरकार ने हवाई जहाज चला दिए। ये सड़कें, ये हवाई जहाज हजारों साल तक बनते बिगड़ते रहेंगे। सड़कें पहले भी बन रही थी, कुछ कच्ची बन रही थी, कुछ खराब बन रही थी, अब अच्छी बन रही है। सड़कें बननी चाहिए, यानी हमारा जो लेवल है वो इतना नीचे ना आ जाए कि हम सरकार चुने सड़क बनाने के लिए। सड़क तो बननी ही चाहिए। हम सरकार चुनते वक्त ये ध्यान में रखें कि हमारे साथ जो जघन्य अपराध हुआ है कि हमसे कहा गया कि आप 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, और आजादी के बाद कानून के तहत में बाबा विश्वनाथ के ऊपर एक इस्लामिक आतताई आतंकी का छाया लगातार पिछले 500 सालों से था। हमने 500 साल तक इंतजार किया और हमने कोई हथियार हाथ में नहीं उठाया। हम इतनी ताकत में भी थे, हम सरकार में, सेना में, पुलिस में होने के बावजूद भी हमने कहा कि हमें कानून से ही अपनी जगह चाहिए। लिहाजा अफसोस कि हमारे इतिहासकारों ने लिखा, जिन्होंने हमें कुंठा हमारे अंदर भरी, इतिहास को तोड़ा, हमारी संस्कृति को तोड़ा। हमें यह बताया गया कि ये जो
विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके जहां एक मस्जिद बना दी गई है, उस मस्जिद का नाम रखा गया ज्ञान व्यापी मस्जिद। और ये ज्ञान व्यापी मस्जिद आधुनिक भारत के सेकुलरिज्म का जीता जागता मिसाल बताई गई कि ज्ञान, पहला तो कंट्रोवर्सी मुझे यही लगती है कि ज्ञान और मस्जिद ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर मान भी लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो भाई मेरे ये मुझे बताओ, ये ज्ञान व्यापी मस्जिद भारत में सेकुलरिज्म की सबसे बड़ा स्टेचू बना दिया और कहा कि इसी को मानिए, और जब जब इसे देखिए तो अपने पूर्वजों पे शर्म करिए। अगर इतिहास बदलना है, राष्ट्र बनाना है, तो वोट ही नहीं देना, वोट देना है। और वोट देने के बाद लगातार इस बात का दबाव बनाना है कि हमने आपको वोट सड़क देने के लिए नहीं दिया। सड़कें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, टूटती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हमारी आस्थाओं के केंद्र अगर ठीक नहीं रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को यह पता नहीं होगा हम हैं कौन, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी आस्थाएं क्यों थी, हमने दुनिया को क्या दिया। तो लिहाजा आज 2022 और 2024 में पहली शर्त वोट देना है। वोट देते वक्त आप इस बात के लिए ध्यान रखें कि ये वोट हम सिर्फ कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस दौर में जब अलग अलग लालच के माध्यम से, अलग अलग प्रलोभन के माध्यम से, अलग अलग वादों के माध्यम से जब लोग आपसे वोट मांग रहे हो, तो आप इस बात को बैठ करके उसका निष्कर्ष निकालें, उसकी एनालिसिस करें कि भाई हम वोट देने क्यों जा रहे हैं, और वोट देने जा रहे हैं तो हमें क्यों जाना चाहिए, और अगर हम वोट नहीं दे रहे तो हमारे वोट न देने से कितना बड़ा इस राष्ट्र का अहित होने वाला है। और फिर हमें उस शिकायत करने की कोई हमारे पास कोई सवाल नहीं रह जाता, हम सवाल करने लायक नहीं है। फिर हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होगी कि हम वोट भी नहीं देंगे और फिर हम पूरे 5 साल तक सरकारों को कोसेंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको 5 साल में एक दिन निकल के आना है, जिस सरकार को चुनते हैं उसे 5 साल तक भागते रहना होता है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपके हिसाब से चले, आपकी प्रायोरिटीज से चले, इस देश को बचाने, इस राष्ट्र को बचाने वालों को ताकत बढ़े, तो अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, उन लोगों को दीजिए जिनसे आपको ये उम्मीद हो या आपकी ये उम्मीद जगने लगी हो कि ये लोग राष्ट्र बचाने के लिए भी काम करेंगे और देश को बचाने के लिए भी काम करेंगे। तो इस तरीके की तरह तरह की बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लोग बहुत बातें कहेंगे। कोई कहता है हिंदू धर्म अलग है और हिंदुत्व अलग है, और ये वो लोग दे रहे हैं जो इस्लाम की परिभाषा नहीं बता पाते कि इस्लाम कौन सा, अबू बकर का या इमाम अली का या आयशा का। तो सवाल यह है कि हमने सवाल नहीं पूछा, इसलिए लोग हमारे परंपराओं में, आस्थाओं में हर आदमी दखल दे रहा है। मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म यह है कि भारत का प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेता है और संविधान की शपथ लेने के बाद अपने कार्यालय में बैठ करके इस देश के हर नागरिक का, उसका रंग कैसा है, उसका मजहब कैसा है, उसकी जाति क्या है, ये न सोचते हुए समग्रता में कोई योजना चलाता है। ये उसके प्रधानमंत्री का दायित्व है जिसे वो पूरा कर रहा है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की नींव रखता है और भगवान राम की मूर्ति के सामने दंडवत लेटता है, उसे हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन वो है राष्ट्र बचाना। और वही प्रधानमंत्री जब अपने कार्यालय में आकर बैठता है और बालाकोट में घुस के मारने का आदेश देता है, इसे कहते हैं हिंदुत्व। इसलिए लोगों को साफ समझ में आ जाना चाहिए कि अब आप भटका नहीं सकते। 70 सालों से धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हमें भटकाया गया, फिर गलत नारे बढ़ाए गए, सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। फिर एक और नारा चला, क्योंकि हमें सुनी सुनाई बातों को करने का बड़ा शौक है। हमें कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस आदमी ने लिखा था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल शायर है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि मजहब ही हमको आपस में बैर रखना सिखाता है। ये मजहब ही है जो कन्वर्जन करता है, ये मजहब ही है जो गर्दन काटता है। वो चाइना में नहीं काटता, वो ऑस्ट्रेलिया में काटता है, वो फ्रांस में काटता है, वो श्रीलंका में काटता है, वो बांग्लादेश में काटता है, वो उत्तर प्रदेश में काटता है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि हमको वोट देते वक्त इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए।
हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसने हमको चावल फ्री दिए थे। चावल 1 महीना 2 महीने के बाद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 5 साल बैठने वाले लोग जब इस देश को बेचेंगे तो फिर हमें तकलीफ होगी। लिहाजा आप सरकार नहीं चुनने जा रहे हैं, बल्कि इस राष्ट्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो मतदान यानी वोटिंग के तरीके से होगा। लिहाजा मैं मानता हूं कि आप उसको इस तरीके से न लें कि सिर्फ आपको वोट देना है। आपको वोट नहीं देना है, वोट के साथ साथ आपको एक जिम्मेदारी ये निभानी है कि जो लोग किसी कारण से असमर्थ हैं, कमजोर हैं, आपको अपने साथ लोगों को लेके जाना है और उनसे ये नहीं कहना है कि वोट किसे देना है। आपको वोट दीजिए ताकि कम से कम आप वोट देने जाएं तो कल आप ये सवाल तो पूछ सकें कि हमने वोट तुम्हें दिया था, तुमने हमारे साथ क्या धोखा किया, और हमने वोट जिन्हें दिया था उन्होंने आपके साथ क्या धोखा नहीं किया था। लिहाजा इससे देश की एक सेवा भी होगी और इस देश के अंदर लोगों के अंदर राष्ट्र को लेकर एक चेतना भी होगी। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि एक नहीं कई ऐसे काम इस संविधान के माध्यम से हुए हैं। अजब गजब संविधान है भारत का। कहा जाता है कि भारत एक सेकुलर देश है, हमने मान लिया क्योंकि हमारे पास तो कोई और काम है नहीं। सरकार जो कह देती है हम मान लेते हैं, और जिन चीजों पे सरकार से प्रतिकार करना चाहिए उस पे हम करते नहीं है। रात के अंधेरे में 1976 में सेकुलर शब्द डाल दिया गया, उस दिन से हम सेकुलर हो गए। सरकार ने कहा सेकुलर हो जाओ, किसी ने कहा वामपंथी हो जाओ, किसी ने कहा समाजवादी हो जाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि राष्ट्रवादी हो जाओ। कोई नहीं कहता आपसे। इसलिए मुझे इस बात की चिंता है कि जब संविधान के अंदर सेकुलर शब्द को डाला गया तब हमने प्रतिकार नहीं किया, और जब ये कहा गया कि ये देश सेकुलर है, जो बार बार हमसे कहा जाता है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूं क्योंकि हम जागरूक नहीं है कि अगर ये देश सेकुलर है तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है, फिर हज कमेटी क्यों है, फिर अलग से एजुकेशन बोर्ड क्यों है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तब ही इस देश में माइनॉरिटी कमीशन होगा। अगर सेकुलरिज्म है तो फिर ये क्यों है, फिर तो सब कुछ बराबर होना चाहिए। फिर कहीं हिजाब क्यों चलेगा, बुर्का क्यों चलेगा, कहीं टोपी क्यों चलेगी। अगर ये सेकुलर है तो सबकी लिबास एक होगा, उस यूनिफॉर्म में होगा जो उसका मैंडेट होगा। फिर ये आपकी मर्जी से नहीं होगा, फिर सड़क घेर के आप नहीं खड़े हो सकते हैं क्योंकि सेकुलर है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि सेकुलरिज्म का ठेका इस देश के 90 करोड़ सनातनियों का है और बाकी लोगों का यह है कि सेकुलरिज्म का कैसे नंगा नाच किया जाए। तो हम इन मुद्दों को तभी समझ पाएंगे जब हम राष्ट्र हित में राष्ट्र के लिए वोट देंगे। संजय भाई, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को बहुत शॉर्ट में समग्रता में किया है। मैं फिर एक बार आप सबसे अपील करूंगा कि जिन लोगों ने भी, संजय भाई बेहतरीन इंसान है, जब मैं लखनऊ में था तो मुझे इन्होंने महसूस नहीं होने दिया, और मैं जानता हूं कि जिस संगठनों में ये काम करते हैं वो संगठन कभी टेलीविजन पे नहीं आते, कभी गाना नहीं गाते, कभी ढिंडोरा नहीं पीटते। इसलिए आज मैं इसलिए भी आया कि मुझे लगा कि अगर संजय भाई ने ये रिक्वेस्ट की है तो ये मेरी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर है। तो मैं ये मानता हूं कि संजय भाई आप कभी मुझसे रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, आप आदेश दीजिएगा, क्योंकि मेरा और आपका लक्ष्य एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कही। तमाम सारे लोगों से फिर एक बार अपील करूंगा कि ये युद्ध है और इस युद्ध में आपको भागीदार बनना है, और आप भागीदार नहीं बनेंगे तो जो विजेता होगा वो फिर आपके साथ जो करेगा, फिर आपको शिकायत करने की कोई, मैं समझता हूं कि आपको शिकायत करने की कोई मैं समझता हूं कि आपको कोई मौका नहीं मिलेगा और फिर आपकी शिकायत जायज भी नहीं होगी। लिहाजा 5 साल में एक दिन आप अगर अपने घर से निकल करके वोट देने, सरकार चुन रहे हैं आप, लड़की के लिए लड़का देखने के लिए हम 10-10 बार उसके पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बात पता करते हैं, ये लड़का क्या करता है, कैसा है, ये है वो है। लेकिन जब देश के लिए लड़का चुन रहे होते हैं, ध्यान रखें, लड़का नहीं चुन रहे हैं आप देश के लिए, आप देश को 5 साल तक अपनी आस्था और परंपराओं, उस देश की धरोहर को बचाने के लिए चल रहे हैं। आप उन लुटेरों को नहीं चुन रहे हैं जो यहाँ की धरोहर यहां से लेकर के इटली से लेकर फ्रांस तक बेच रहे हैं। आप उनको नहीं चुन रहे हैं जो पाकिस्तान से लिखवा के लाते हैं कि भाई इस आदमी को हटाओ और हमारी मदद करो। लोगों ने इस देश के साथ खिलवाड़ किया है 70 सालों तक, तथाकथित दुकानें बनी हुई हैं,
इतनी इतनी दुकानें बनी हुई हैं, परिवारों की दुकानें बनी हुई हैं, पार्टियों की दुकानें बनी हुई हैं। कोई आदमी खुलेआम कुछ भी बोलता है, खुलेआम भारत राष्ट्र को चुनौती देता है। हमारी आस्थाओं परंपराओं को गाली देने वालों को भी लोग चुन लेते हैं। इसलिए चुन लेते हैं कि हम ये समझते हैं कि वोट ही तो देना है, किसी को दे दो। नहीं, आपकी उम्र इसीलिए तय की गई है कि आपको ये बोध हो कि आप वोट देने जा रहे हैं, और वोट किसको देना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लिहाजा आप वोट भी दें, और वोट देने से पहले मैं तो 1000 बार ये कहता हूं, आप जाति के नाम पे जो भी हो, जिस भी जाति को हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जाति से अपने आप को जोड़ते हैं, जाति घर की चौखट के अंदर तक रखिए। 5 साल में एक ही बार मैं निवेदन हर एक से करता हूं, 5 साल में एक बार सिर्फ सनातनी होकर वोट दीजिए। उसके बाद आप यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह निजी मामला है, इसका राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सरकार चुनते वक्त माफ कीजिएगा, आपकी एक गलती आने वाली नस्लों को हमारे मुंह के ऊपर कालिक पोतेगी। हम नहीं चाहते कि जैसे आज हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की, जिन कारणों से की, आज क्या वजह है कि इंडिया गेट के ऊपर सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जासूसी उस वक्त की सरकार ने 1958 तक करवाई, क्या वजह है कि 1968 तक, 1966 तक भारत की आईबी इंग्लैंड की MI5 को ऑफिशियली रिपोर्ट करती थी। ऐसी आजादी हमको मिली थी, हमने ऐसे लोगों को चुना था। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। हम बहकावे में आए, हम लालच में आए, हम जातिवाद पे बटे, लेकिन हम नहीं चाहते, संजय भाई नहीं चाहते, इनकी टीम नहीं चाहती कि हमसे लोग, हमारे आने वाली नस्लें ये पूछे कि हमारे पूर्वज अपने स्वार्थ के कारण नहीं बोले। हम सड़क पे बोलते हैं, पुलिया में बोलते हैं, बड़े बड़े हॉल में बोलते हैं, हम हर जगह इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे दामन पे ये दाग न लगे कि आने वाली पीढ़ी कहे कि जो लोग बोल सकते थे वो भी स्वार्थ के कारण नहीं बोले। हमारा एक ही स्वार्थ है, उस स्वार्थ से ज्यादा कोई हमारा स्वार्थ नहीं है कि ये राष्ट्र सुरक्षित रहे, और राष्ट्र को सुरक्षित करने वाली ताकतों को हम मजबूत करें। उनका रंग कैसा है, उनकी जाति कैसी है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरी आप सबसे अपील है, एक बार फिर विनती है, आप सबने ये प्रोग्राम किया, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं फिर अपील करता हूं, वोट देने जरूर जाइए, और आंख बंद करके 10 सेकंड के लिए सोचिए कि हम वोट किसके लिए दे रहे हैं। अगर आप ये करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे ख्वाबों का भारत राष्ट्र जो अभी अधूरा है, जो बहुत टूटा है, बहुत घायल है, उसमें बहुत कुछ होना है। इसके लिए हम कमर कसें, वोट डालें, और ऐसी सरकारों को चुने जो सरकार राष्ट्र की चिंता करे, ना कि अपनी पार्टी बचाने की और अपनी सरकार बचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अनम्यूट करिए। हाँ, आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, सादर अभिनंदन। आपको सुनना सारे लोगों के लिए हमेशा ही जागने वाला होता है। आप ये जो जगाने का कार्य करते हैं, उसके लिए हम आपका बारंबार अभिनंदन करते हैं। और इन कुछ पंक्तियों के साथ आज आपने जो इतनी बातें कही, उनका निचोड़ इस आभासी पटल पर हमारे साथ पूरे देश में, गुजरात, बंबई, लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह के जो हजारों और लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आपकी सारी बातों का निचोड़ इन कुछ पंक्तियों में अपने पटल पर रख रही हूं। अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोलकर, सब जग जगाता है तुझे, जगकर स्वयं जय बोलकर। कुछ पार है क्या क्या समय के, उलट फेर ना हो चुके, अब भी सजग होगे ना क्या, सर्वस्व तो हो खो चुके। अब भी संभल जावे, अभी सुलभ है सब साज भी, बनना बिगड़ना है हमारा आज अपने हाथ भी। हतभाग्य हिंदू जाति, तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वो शील शुद्धाचार वैभव, देख अब क्या है यहाँ। क्या जान पड़ती वो कथा, अब स्वप्न की सी है नहीं, हम हो कहीं वो पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं। बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं, कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। देखे कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, आंसू बहावे शोक में इस वेश में पाकर हमें। ये बात जिस प्रकार से, जिन शब्दों में
एक एक आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ आदरणीय आप हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पूरे भारत तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए जितना आपका नमन और वंदन किया जाए वो कम है। अब मैं इस पटल को अपने सभी लोगों के लिए खोल रही हूं, और अगर किसी का भी कोई भी प्रश्न है जो हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता से करना चाहता है, माननीय आपका स्वागत है। अपना प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करिए, हमारी टीम आपको सामने लेकर आएगी। किसी का भी कोई भी प्रश्न। कोई प्रश्न करना चाहता है? एक अपना बच्चे को देख लीजिए। हाँ, अब देख लो कौन उठा रहा है तो उसको ओपन कर। किसी भी सदस्य का, जो हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करिए। दीदी मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से आकाश मिश्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आकाश जी मैंने रिक्वेस्ट भेजी, अनम्यूट करिए। जी भाई साहब अनम्यूट हो गया। आप प्रश्न करिए अपना। आदरणीय कुलशेष जी आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये मेरा यही सवाल है कि देश को जागृत करना ये बहुत आवश्यक है, लेकिन जो बुरी संस्थाएं हैं, बुरे जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें हम किस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं? देखिए, मैंने ये कहा कि आपके प्रश्न में ही जवाब है। अगर बुरी ना होती तो फिर जागृत करने की जरूरत क्या थी? वो बुरी हैं इसीलिए जागृत कर रहे हैं। और पहला बदलाव ये है कि आप जब जागृत हुए तो सरकार जो सत्ता पे बैठी उसको इस बात का बोध है कि ये देश के लोगों ने, जिन्होंने मुझे चुना है, ये सड़कें बनाने के लिए नहीं चुना है। लेकिन इतने लंबे कालखंड के बाद आपको पहली बार बोध हुआ है कि हम हैं और हम भी इस सत्ताओं को हटा सकते हैं और बिठा सकते हैं। नहीं, आप वोट देते थे तो पता ही नहीं था कि वोट का क्या काम है। आप इस भारतीय राजनीति के मूल में थे ही नहीं। आप देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं मिश्रा जी, कि आप देखें कि पहली बार भारतीय राजनीति में 5 करीब चुनाव मैंने कवर किए अपने पत्रकारिता के काल में, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इलेक्शन होते ही ये बताया जाता था फला इलाके में इतने दलित हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने यादव हैं, इतने पंडित हैं, इतने ठाकुर हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इसने शिया हैं, इतने सुन्नी हैं, इतने बरेलवी हैं, इतने देवबंदी हैं, इतने अहले हदीस है, नहीं बताया। भारतीय राजनीति में हिंदू सनातनी था ही नहीं, इसलिए वो तमाम सारी चीजें चली। और क्योंकि ये एक लंबे समय की बीमारी है, ये 70 साल तो इस आजाद भारत की, उससे पहले भी चुनाव हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 47 से पहले नहीं चुनाव हो रहे थे। भाई सब ध्यान रखें कि 1946 का चुनाव अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देता हूं। 1946 में जब चुनाव हुआ तो पूरे देश की जो असेंबलीज की सीट थी उनकी गिनती थी 1585, 1585 पूरे देश की, और उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। और मुस्लिम लीग का नारा था मरमर के लेंगे हिंदुस्तान, मरमर के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान, ये मुस्लिम लीग का नारा था। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 492 सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और उन्होंने अपने नारे पे जीती। उस वक्त के मतदान का जो पूरा डाटा है उसके हिसाब से 88% हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया। और आज आपसे कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने भारत को चुना था इसलिए गए नहीं। ये कौन कह रहा है? 1 लाख लोगों की, रजाकारों की सेना बनाई और भारतीय सेना से लड़ा। परिवार का एक गुंडा पार्लियामेंट का मेंबर होने के बाद जहां शपथ लेके आदमी आता है वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भारत की व्यवस्था और सत्ता को कह के डराता है, मोदी नहीं बचा सकता। वो पुलिस वालों से कह रहा है, पुलिस वाले किसी पार्टी के नहीं होते। और खुली छूट है, ये छूट है कि वो ये कह सकते हैं इसलिए कि यहां संविधान और समाज जोर पड़ता है। समाज कहता है हमारा क्या, सरकार करेगी।
समाज की सामूहिक शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि सरकार भी डरती है और कोई गुंडा चुना हुआ या भागा हुआ भी इस तरीके के वाक्य बोलने से पहले सोचता है कि सरकार अपनी जगह है, लेकिन इस समाज की सामूहिक शक्ति के सामने अगर मैंने खुली गुंडागर्दी की तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम तो चुप हैं, कुछ भी कहो। कोई सीता को गाली दे रहा है, कोई राम को गाली दे रहा है, कोई कुतुब मीनार ले जा रहा है, कोई ताजमहल ले जा रहा है, और संसद में ऐसे कानून बन रहे हैं। हम बैठे हुए हैं, लड़ाई अपनी नहीं लड़ना चाहते, हम चाहते हैं हमारी लड़ाई कोई लड़े। सत्ताओं पे बैठने वाले लोग भी चाहते हैं कि समाज से राष्ट्र बचाने की आवाजें उठें, और वो उठती हैं तभी अयोध्या में राम मंदिर बनता है। वही दबाव होता है तब काशी के अंदर कॉरिडोर बनता है। वही दबाव होता है कि जहां जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी थी वहां आज सुभाष की मूर्ति लग रही है। वही सुभाष जिसको ऊपर ये कहा गया कि जिंदा मुर्दा मिलेगा तो हम सौंप देंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 79 में भारत का एक सपूत जयप्रकाश नारायण की देहांत हो गया। भारत की पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने कहा उन्हें हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पार्टी के लोग खड़े हो गए कि नहीं, वो तो संसद के सदस्य नहीं थे, उन्हें श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं। लेकिन दो घटनाएं बता रहा हूं मैं आपको, तथ्यों में बता रहा हूं। 1960 में एडवीना माउंटबेटन मलेशिया के एक टापू पर छुट्टियां मनाने गई थी, वहां उनकी मृत्यु हो गई। उनको भारत की संसद के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने श्रद्धांजलि दी। 79 में देश का पहला गवर्नर जनरल एक अंग्रेज बना, कहते हैं आजाद। गवर्नर जनरल विदेश में किसी फिशिंग बोट के अंदर फिशिंग कर रहा था। उस बोट के अंदर किसी ने बम लगा दिया, वो फिशिंग बोट उड़ गई और माउंटबेटन की हत्या हो गई। 79 में आजाद भारत के अंदर पंजम का रिश्तेदार पहला गवर्नर जनरल ने भारत के संविधान की शपथ नहीं ली, उसने इंग्लैंड की महारानी को संबोधित करते हुए शपथ ली। उसके 79 में उस दुर्घटना में मरने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भारत की सेनाओं की एक टुकड़ी भेजी गई सलामी देने के लिए। ये हमारी, आप जो बात कह रहे हैं ये बदलाव तभी होगा और बहुत सारे लोग इसलिए कम होंगे फिर खत्म होंगे। आप एक ही दिन में एक ही बार में सब कुछ सत्ता से कहेंगे तो नहीं होगा। जिस दिन मैं बार बार कहता हूं राष्ट्रवादी ताकतों की सामूहिक शक्ति में, आप सिर्फ एक दिन करके तो देखिए। एक दिन ये जो लोग डराते हैं, लोग शाहीन बाग पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग सड़कों पे अजान देने लगते हैं, ये इसलिए डराते हैं कि आप यादव ठाकुर बनिया ब्राह्मण पहले हैं, सनातनी नहीं है। जब से आपको लगा कि हम हैं लेकिन हम सनातनी पहले हैं, इसलिए सामने क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, ये आपकी सामूहिक शक्ति का ही प्रदर्शन है। सरकार को भी एहसास होना चाहिए कि अगर हमने इस समाज के 90% लोगों की बात नहीं मानी तो सत्ता से बेदखल करना तो अलग बात है। ये ध्यान रखिए, हमेशा के लिए बेदखल करते, इसलिए वही दबाव आपको लग रहा है। लिहाजा आपकी बात सही है, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है। 700-800 साल के बाद तो आपने अपने हिंदू होने, सनातनी होने में पहली बार सोचा है, नहीं आपने कभी नहीं सोचा। इसलिए इस देश में एक ऐसी पार्टी, जिस पार्टी के 1918 में 1920 में जो लोग मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वही कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष हुए। आज जो कुछ हम पाप देख रहे हैं वो हमारी नासमझी, हमारी सोने और हमारी अज्ञानता के कारण हमको हर आदमी ने मूर्ख बनाया, तरह तरह के लोगों ने मूर्ख बनाया। इसलिए इस भीड़ में अगर हमें थोड़ी सी भी रोशनी किसी की तरफ नजर आती है तो ये सोच के कि नहीं पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, प्याज इन सब के दाम बढ़ गए हैं, सोचें कि हम कितने बौने हो गए हैं आलू के दाम और आलू और प्याज के दामों के ऊपर हम सरकारें गिराते, अपने भी गलेवान में झांक के देखें। इसलिए ये मुहिम शुरू हुई है
GD बख्शी हो, RSN सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, कर्नल RSN सिंह हो, ये पूरे देश में यही काम कर रहे हैं। हमने कहा हम सच बताएंगे, सिर्फ हम हर उस बात को उठाते हैं जो राष्ट्र से संबंधित है। सरकारों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारे लोग हैं, उसमें तो सवाब देंगे, पार्टियां देती रहेंगी जिनको जवाब देना है। इसलिए आज राष्ट्र की जागृति के लिए आपको एक होना है। मिश्रा भाई, आकाश भाई, आप अपना काम लगन से करते रहिए, अकेले नहीं है, कई हजार लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। एक बार सिक्का तबीयत से आसमान में उछालिए, करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा। हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। इस बात को हमें इसलिए भी बहुत ध्यान में रखने वाली आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि अभी आदरणीय पुष्पेंद्र जी ने अपने उल्लेख किया था कि इकबाल जो ये कहते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। यही इकबाल धीरे 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 जब हमारे समाज में परिवर्तन हुए और हम 1947 तक पहुंचे, इन्हीं इकबाल की कलम से ये लिखा गया था, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारे हिंदोस्तां हमारा। तो दोस्तों, हमें इन चीजों को जानने की, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतिहास पे दृष्टि डालने के साथ ही भविष्य की ओर भी देखना है कि हम भविष्य किस ओर जाता हुआ देखना चाहते हैं। अब हमारे साथ हमारे बीच में नीलिमा जी हैं जो प्रश्न रखना चाहती हैं। नीलिमा जी, कृपया आप पटल पर सामने आए। और सुचिता दी, आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो कृपया सामने आए, आप कुछ भी बात रखना चाहें। दीदी, नीलिमा मिश्रा जी के नाम से है क्या? नहीं, सिर्फ नीलिमा लिखा हो। वीरेंद्र जी से पूछिए। उनका मैं एक बार ऐड कर रहा हूँ उनको, इनका कैमरा भी ऑफ है और माइक भी कनेक्ट नहीं है। सुचिता जी को ले आइए। डॉक्टर सुचिता जी, ये प्रश्न कर रहे हैं विजय मिश्रा जी। किस नाम से आप बता रहे हैं भैया? विजय मिश्रा जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, त्रिपाठी जी। एक सेकंड, कई लोगों ने हाथ उठा रखे हैं, इनको आप चेक करके एक बार। विजय मिश्रा जी, अपने आप को आप अनम्यूट करें, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ। जी कुछ कहना चाहते हैं? विजय जी अनम्यूट करिए, देखिए क्वेश्चन शॉर्ट में रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी पूछे, बहुत ही संक्षिप्त प्रश्न पूछे जिससे आपको आपका उत्तर मिल सके। हाँ, प्रश्न करिए विजय जी। हेलो। यस सर, यस सर, फरमाइए सर। भाई साहब, पिक्चर नहीं आ रही है। आपका आवाज आ रही है मुझे, आप सवाल पूछिए। ठीक है, आपका प्रश्न आ रहा है। भाई साहब, हमें ये कहना है कि जितने भी प्रोफेशनल्स कॉलेज हैं जो दिल्ली में हैं या लखनऊ में हैं, तो सारे बच्चे अभी शायद कल या परसों से खोले जा रहे हैं। तो सारे बच्चे जो बलिया रह रहे हैं, गोरखपुर गाजीपुर रह रहे हैं या लखनऊ रह रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो सारे वोटर्स हमारे जो हैं, जो पिछली बार भी डाल चुके हैं, इस बार भी डालना है, वो वोटर सब डाइवर्ट हो रहा है। मेरी भी बेटी है, उसका जयपुरिया कॉलेज MBA कर रही है वहाँ नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से। अब वो प्रेशर बनाए हैं घर में सब लोग कि नहीं जाना है, जाना है। हम कहते हैं नहीं जाना है। एक हफ्ते बाद वोट है, तो या तो इन सारे कॉलेज को ऑनलाइन किया जाए, वो ऑनलाइन की बजाय सिर्फ ऑफलाइन कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम, अभी तक कॉलेज सारे ऑफलाइन थे, मतलब आज तक बेटी ऑफलाइन पढ़ी है दोपहर तक। तो मेरी एक भतीजी हरदोई से आई है BBD कॉलेज में, अभी सारा सामान लेके सुबह गई है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सारा वोटर्स डाइवर्ट हो रहा है। मतलब सर एक बात सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात को। आई गॉट योर पॉइंट। सरकार आली, आपने जो समस्या बताई है वो हो सकता है कई हजारों की हो, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि अगर किसी चीज का सुझाव या कोई उसका समाधान न मिल रहा हो, तो जो आपके सामने लोग हैं उनसे भी सीखा जा सकता है। मुझे ये बताइए, गुजरात से हजारों लोग पहुंच गए, से पहुंच गए, केरल से पहुंच गए, क्या उनके जीवन में वो पढ़ाई नहीं कर रहे? के लिए कोई अलग नियम है? वजह है कि गुजरात में काम करने वाले लोग, बिहार में काम करने वाले लोग, बॉम्बे में काम करने वाले लोग वोट डालने आए हैं। क्या वो वोट के राष्ट्र को मजबूत करने के लिए निकले हैं? उनका जो भी एजेंडा है, कम से कम वो ये कर रहे हैं।
क्लासें 4 दिन की चली जाएंगी या कम हो जाएंगी या स्कूल में कम नंबर आ जाएंगे, तो ये चिंता तो उनको भी होनी चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं है कि 20-25 करोड़ में से उनको इनकी चिंता नहीं है, लेकिन उनके सामने लक्ष्य कुछ और है। इसलिए मैंने कहा ये छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि एक एक वोट राष्ट्र में कौन बैठेगा, वाले, जोड़ने वाले, या इसको इसका गौरव खोया हुआ प्रदान करने वाले। आपकी बेटी की समस्या नहीं है, ऐसे कई लोगों की हो सकती है, लेकिन अगर आपके लिए मिशन है, हर चीज छोटी है, और आपके लिए मिशन नहीं है, कारण है, तो कारण तो जिंदगी में मरने का भी है, जीने का भी है, सोने का भी है, भूख का भी है। कारण से राष्ट्र नहीं रुकते। इसलिए आपकी समस्या निजी हो सकती है, इस समस्या को राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें। कुछ नहीं होने वाला, जो आपके भाग्य में है वो चल के आएगा, जो आपके भाग्य में नहीं है वो नहीं कुछ होने वाला। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोगों से मैंने देखा, बड़े बड़े लोग पढ़ के अमेरिका चले गए, बड़े बड़े पढ़ के लोग लंदन चले गए। कोविड के अंदर जितने बड़े बड़े लोग गए थे, उनके माँ बाप की अंत्येष्टि पीआर कंपनी ने की है, माफ कीजिएगा। इसलिए करोड़ों रुपया भी लोगों को कोविड से बचा नहीं पाया। और हमारे यहाँ तो ये चल रहा था, ये दवा खाई, और आखिर में कहते थे यार ध्यान रखना काढ़ा भी पी लेना। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो बचाने वाली चीज है उसको हम आखिर में कहते हैं, क्योंकि हमने जेंटलमैन की परिभाषा का मतलब समझा है अंग्रेजी बोलने वाला, टाई लगाने वाला। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये राष्ट्र रहेगा तो आपकी पहचान रहेगी, आपका गोत्र रहेगा, और ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो दुनिया में हजारों लोग ऐसे ही घूम रहे हैं जिनका कोई पता नहीं है, हजारों ऐसे ही घूम रहे हैं। लिहाजा इस समस्या को मैं तो सुलझा नहीं सकता हूं, क्योंकि ये तो कोई सरकारी मामला है, लेकिन क्या अगर 4 दिन रुक जाने से, उसके वोट से बदलाव हो सकता है, और 100 लोग यही सोच लें कि मेरी ये निजी समस्या है यार, मैं तो नहीं आऊंगा, तो माफ कीजिएगा, जो पंचर जोड़ने वाला है, जो टोटी ठीक करने वाला है, जो एसी ठीक करने वाला है, फिर उसकी सरकार बनेगी तो आपको शिकायत करने का फिर कोई अधिकार नहीं होगा। जी सर। मुझे लगता है हमारे माननीय ने जो जवाब दिया है कि ये समस्या ऐसी है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हमें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो अगर हमें छोटे छोटे त्याग करने पड़े, कुछ निर्णय स्वविवेक से लेने पड़े, तो लेने चाहिए। जहां इतने दिनों तक हमने अपनी क्लासेस का नुकसान किया है, उस युवा को सोचना है, तो 1 हफ्ते अगर हम और कर सकते हैं तो राष्ट्र हित में वो निर्णय हमें स्वयं लेना है। अगला प्रश्न हमारे साथ पटल पर। दीदी, डॉक्टर पूजा सिंह जी ऐड हैं और काफी देर से रिक्वेस्ट कर रही हैं, उनके यहाँ कोई बैठा है, प्रश्न करिए। आपके साथ हमारे इतने लोग जुड़े हैं जी, प्रश्न रखिए। तुलसी जी नमस्कार, मैं अजीत कुमार लखनऊ से, और राष्ट्रवाद के बारे में आपने जो हमें बताया और बहुत ही हम लोगों को बल मिला, और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अलग आप बता रहे हैं, हम लोग तो काफी सीनियर हैं और इस सोसाइटी में रहते हैं, बच्चों को कैसे हम लोग प्रेरित करें जिससे कि उनमें अभी से राष्ट्रवाद की बात जो आप हम बुजुर्गों को या बड़े लोगों को बता रहे हैं वो उनमें जागृत हो। देखिए साहब, मेरा मानना यह है कि बच्चे की एक साइकोलॉजी होती है, और ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे घर पे इंग्लिश का अखबार आता था, और ये बात मैं आपको अलीगढ़ की बता रहा हूं। तो हमारे पिताजी अखबार पढ़ते थे, तो अब हमको अंग्रेजी नहीं आती, हमको अखबार पकड़ने की तमीज नहीं थी, लेकिन क्योंकि पिताजी पढ़ते थे तो हम अखबार को पकड़ के ऐसे बैठते थे जैसे हम पढ़ रहे हैं। पढ़ना हमको एक लाइन नहीं, एबीसीडी भी नहीं आती होगी, लेकिन वो एक टेम्परामेंट हो गया कि अखबार पिताजी पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ना है, और पढ़ने के लाइन पे हमको एक लाइन नहीं पता। तो घरों के अंदर जो आपके संस्कार हैं, आपकी मान्यताएं हैं, जो आपकी आस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो देश का संविधान तय नहीं करेगा, वो घर का पिता, वो घर की माता तय करेगी। और जब आप उसे करेंगे तो आपका 5 साल का बच्चा वो इनवाइब करेगा। अब आप सोचिए कि उस बच्चे को दिन भर तो आपने सिखाया, उसके जन्म लेने से पहले तो आपने सेंट मैरी स्कूल में आपने रिजर्वेशन करा दिया है, तो आप
आपको कॉन्वेंट में बच्चा पढ़ाना है, घर के पिताजी को पैसा कमाना है, सुबह पिताजी बच्चे के उठने से पहले चले जाएंगे, रात में उसके सोने के बाद आएंगे, तो घर वाले फादर के पास टाइम नहीं है, और जहां आपने उसे भेजा है वहां बिना शादी के हुए एक फादर है, वो दिन भर उसके जहन में जहर घोल रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपने स्कूल भेज दिया है, ट्विंकल ट्विंकल स्टार आपने पढ़ा दी है, और उसके बाद वो बच्चा अच्छे नंबर लाएगा, अंग्रेजी बोलेगा और फिर एक बड़ी सी नौकरी प्राप्त करेगा। जब आपके मन मस्तिष्क में इस किस्म का भविष्य है, तो फिर उन संस्कारों को कैसे जानेगा, फिर राष्ट्र की परिभाषा कैसे जानेगा, फिर राष्ट्र को नहीं जानेगा तो अपने दायित्व को कैसे समझेगा। तो ये लड़ाई बीच में से नहीं शुरू हो सकती है, ये लड़ाई आपको तब शुरू होगी जब आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करें, बात पे डिस्कशन करें और उनकी भाषा में करें। ये का मतलब बेटा होता क्या है, ये 2022 के बाद जो भी दुनिया में चौथा युद्ध होगा वो नैरेटिव का युद्ध होगा, स्लोगन का युद्ध होगा, वो नारों का युद्ध होगा। लोग हथियार से नहीं आएंगे, आपके घर में बैठे हुए 4 बच्चे अपने माँ बाप, अपने धर्म, अपनी आस्था और परंपराओं के खिलाफ आप ही से आर्गुमेंट करेंगे, और आपके पास समय नहीं है, तो वो फिर शाहीन बाग वालों की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। इसलिए पैसा कमाना, गाड़ियां खरीदना, 4 मकान करना, इवन हमने तो अपनी बेटियों की शादी इतनी कठिन कर दी है कि उस बेटी के लिए संकट हो गया है। हमने खुद ही ऐसी परंपराएं बना दी। हमको सोचना चाहिए कि हम कहां से चले थे कहां आए। हम विज्ञापन देते हैं अपनी बेटी का, इतनी लंबी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी ऐसी आंखें हैं, हम ये करते हैं। हम सोचिए कहां से चले थे कहां गए। और मजहब के लोगों को देखा है आपने अपनी बेटियों का इस तरीके से सार्वजनिक नापतोल बताना, और फिर डिमांड भी लिखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हम बेटी का ब्याह कर रहे हैं कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं? तो हमारे तो सारे संस्कार ही गड़बड़ है ना सर। इसलिए अगर गलत गाड़ी में बैठे हैं तो फिर सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। वोट देना 5 साल में एक बार होता है, लेकिन पूरे 5 साल तक लगातार इन मुद्दों पर जन जागरण, घर में हो, माँ के बीच में हो, पिता के बीच में हो, नानी के बीच में हो। ये हम लोगों ने ज्वाइंट फैमिली तोड़ करके 2 BHK में जब जाना शुरू किया तो साथ में BHK में नहीं गए, बल्कि उस संस्कृति का सत्यानाश हमने कर दिया। दुनिया में जिन जिन लोगों की संस्कृति नहीं होती वो राष्ट्र नहीं बचते। रशिया जैसा राष्ट्र इतना ताकतवर देश, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई, सिर्फ हथियारों को बेचा, इसलिए 24 टुकड़े हो गए। कोई रोक नहीं पाया। संस्कृति ही सबको बांध के रखती है, और संस्कृति का ही कारण है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जरूर चला गया हो आपके हाथ से, लेकिन माता शारदा के टूटे मंदिर में आज भी वहां दिया जलता है। हिंगला माता बलूचिस्तान में है, क्योंकि मैं उस मुल्क के साथ मेरा लंबा एक कार्यकाल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बलूचिस्तान में हिंगला माता है, मेरी आस्था का केंद्र है, एक पीठ है, लेकिन वहां लोग गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन वहां लगातार आरती होती है। इसलिए राष्ट्र कहीं भी है मजबूत होगा। आपका जो केंद्र है, इस संस्कृति का जो केंद्र है, वो भारत राष्ट्र है। आप कहीं बस जाएं, वो केंद्र नहीं हो सकता। आप अमेरिका जाके बस जाएं, बहुत पैसा कमा लें, वो केंद्र नहीं हो सकता आपकी आस्थाओं का। आपका तर्पण बनारस के घाट पे ही होगा, और नहीं। नील नाइल नदी नहीं करने वाली। हमें चाहिए क्या, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का अंतिम। आपको सुनने में मेरी बात बड़ी फिलोसफिकल लग रही होगी, लेकिन मैं उन्हीं बुनियाद पे कह रहा हूं। जिस दिन ये सोचेंगे तो आपको ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया बड़ी छोटी लगेगी। बड़े बड़े लोग खाक में मिल गए, कोई बचा नहीं पाया इस बीमारी से किसी को, और गरीब से गरीब बच गए लोग। इसलिए बहुत ज्यादा लॉजिकल, रीजनल, अगर मगर इससे दुनिया नहीं चलने वाली सर। ये तो कुछ दिन की बात है। इसलिए सरकारों को भी चुनिए, और आप जो बात कह रहे हैं वो समस्या हिंदुस्तान में सनातनी परिवारों में ही क्यों है, जिनकी इकोनॉमी कुछ नहीं है, जो बेरोजगार हैं, सब्जी बेच रहे हैं, जो फल बेच रहे हैं, उनके घर में ये समस्या क्यों नहीं है, आपके यहाँ क्यों है? क्योंकि आप चाहते हैं कि सरकार गीता को कंपलसरी करे। अरे गीता स्कूल में क्यों कंपलसरी होगी? आप पढ़ाइए ना घर पे, आपको रोका किसी ने? तो
रामायण किसी ने रोका नहीं? कुरान शरीफ के स्कूलों में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। उन्होंने अपने मदरसे खोले, पढ़ाते हैं। आपके पास करोड़ रुपया है, आपके पास गिनती है, आपसे किसने कहा कि अपने स्कूल मत खोलिए? लेकिन आपने अपने स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया ना, क्योंकि आपके अपने बच्चे को तो सीओ बनाना है, तो बनाइए सीओ। तो तय तो हमें करना है ना। हम गलती भी करें, गलत रास्ते भी बच्चे को डालें, फिर बच्चे से ये उम्मीद करें कि वो जो है हमारे संस्कारों की बात नहीं करता, राष्ट्र की बात नहीं करता, हमारी परंपराओं की बात नहीं करता, फिर वो कॉन्वेंट स्कूल में चला जाता है। तो हम 100 साल में 100 गुरुकुल नहीं बना पाए? क्या हिंदुओं के पास पैसा कम है? क्यों नहीं लाइन लगती? स्कूलों में सिफारिश होती है बड़े बड़े नेताओं की। क्यों नहीं आपने ऐसा गुरुकुल बनाया कि दुनिया का हर आदमी कहे यार इस गुरुकुल में मुझे एडमिशन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर की भी सिफारिश चाहिए? क्योंकि हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा गुरुकुल बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। मैं समग्रता में बात कर रहा हूं सर, प्लीज सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच में सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने काफी देर से हैंड रेज कर रखा है भाई साहब, अगर आप लोग कहें तो। आपका माइक म्यूट है संजय भाई साहब जी। हाँ, ओपन करिए। अभी क्या है, हमारा समय भी हो रहा है पर्याप्त, और भी काम कार्यक्रम में आगे। मेरा एक आग्रह है कि एक बार सभी लोग प्रश्न, लगभग 4-5 प्रश्न हम लोग पूछ लें, और भाई साहब उनका इकट्ठा एक बार जोड़ करके सबका उत्तर दे दे तो ज्यादा उचित रहेगा। मैं ठीक है भाई साहब, मैं ऐड कर रहा हूँ सबको। सत्येंद्र जी अपना प्रश्न आप अनम्यूट करें। सत्येंद्र जी और पंकज जी, मैंने दोनों लोग आपको रिक्वेस्ट भेजी है, बारी बारी से अपना प्रश्न करें। रिक्वेस्ट करिए सत्येंद्र जी अपना। पुष्पेंद्र जी को सादर प्रणाम। आपसे हमारी मुलाकात इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति वाले कार्यक्रम में हुई थी। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। श्रीमती जी भी बैठी हुई हैं, आपकी बहुत प्रशंसक हैं। और हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से सर जो है, और आरएसएस से भी हम जुड़े हुए हैं, और हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। संजय जी आपको भी प्रणाम। सबको धन्यवाद। आरएसएस से सर हम लोग जुड़े हुए हैं, घर घर हम लोग प्रश्न करिए भाई साहब, समय है। प्रश्न हमारा मूल प्रश्न ये है महोदय कि जैसे हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी मान करके बीजेपी को वोट करते हैं, वर्तमान में वही पार्टी है राष्ट्रवादी विचारधारा और हिंदुत्व को लेकर जो चल रही है। लेकिन कभी कभी तकलीफ ये होता है, जैसे बंगाल की घटना भी देखिए तो बंगाल विधानसभा चुनाव में, उसके बाद अभी हाल में यति नरसिंहानंद जी के साथ, जो वसीम रिजवी जी के साथ, इन लोगों को जेल में डाल दिया गया। पार्टी खड़ी नहीं होती है। कभी कभी अंदर हम अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई इन लोगों को थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए ना लोगों के साथ में। ठीक है ठीक है ठीक है, और पूछ। अगला प्रश्न पंकज जी प्रश्न करिए अपना। मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी राष्ट्रवादी या वोट फॉर नेशन के लिए बात हो रही, जब ये बात लेकर हम जाते हैं अपनों के बीच में, तो दूसरे के लिए या अन्य पंथों के लिए हम क्या बात कर रहे हैं? जो हमारे बीच के लोग होते हैं, सबसे पहले वही टोकना शुरू कर देते हैं, वही ज्ञान देने लगते हैं। इनके बीच में हम कैसे जाएं? क्योंकि दूसरे से अपेक्षा करना तो उतना जायज नहीं है, लेकिन जब अपने साथ के लोग ही बाधक बनते, तब क्या करना चाहिए? जी भाई साहब, बहुत धन्यवाद। देखिए त्रिपाठी जी और पंकज भाई, आपका ये बहुत बेसिक प्रश्न है, और ये प्रश्न मतलब मेरे हिसाब से बड़ा कॉमन है। लेकिन मैं फिर एक बार आपसे बात कहूंगा, भाई साहब आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे कि आप 700 साल के बाद पहली बार जागे हैं, और जो लोग सोए थे या जिन कारणों से सुलाया गया था, उस अफीम से भी अभी लोग बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि जो व्यवस्था उन्होंने बना ली है, 6 कमरे का मकान 2 गाड़ियां, वो समझते हैं कि हम इससे बिखर ना जाएं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बड़ी मुश्किल से हमने खड़ा किया है। इसलिए उन लोगों को लगता है कि देखिए साहब हमें सबके साथ रहना है और सबकी बात करें, और आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं, उसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो आप क्यों ये मान के चल रहे हैं कि ये बोध 5 साल के अंदर सरकार बदलने से हो जाएगा? सरकार हम नहीं रहेंगे, मैं इस बात से कन्विंस हूं। पब्लिकली सार्वजनिक मंचों से कहता हूं कि जीवन में कभी किसी सत्ताधारी या विपक्ष की पार्टी के पास जाने, उसके पार्टी के ऑफिस जाने की कोई इच्छा नहीं है। इतना ही है कि हम अपने जीते जी वो काम जो हम कर सकते हैं, जो हमारी ताकत में है, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, कितने बदलेंगे कितने नहीं बदलेंगे, ये सोचे बगैर करें। और ये माने कि धारा 370 हमारे सामने नहीं लगी थी,
35A हमारे सामने नहीं लगा था। राम मंदिर एक इस्लामिक आतंकवादी ने हमारे सामने नहीं तोड़ा था, लेकिन हम मरने से पहले इस बात को हमें संतुष्टि होगी कि तमाम विधाओं के बावजूद भी हमारे सामने धारा 370 हटी, 35A हटा, राम मंदिर की नींव रखी गई। काशी के अंदर इस्लामिक जिहादी आताताई औरंगजेब की छाया विश्वनाथ के ऊपर से हटने का सिलसिला शुरू हुआ। इतना ही संतुष्टि के बाद भी मरना कोई बड़ा छोटा काम नहीं है। तो अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। आपने कहा लोग अपने ही पूछते हैं, हमेशा ध्यान रखिए ये अपने ही हैं, नहीं 90 करोड़ हिंदू जिस देश में हो और वो ये कहे कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। दुनिया में मैंने नहीं देखा जो बहुसंख्यक समाज है वो ये मानता है कि इस देश में राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों के अधिकार बहुसंख्यकों से ज्यादा कर दिए गए हैं। बहुसंख्यक जीएसटी भी देगा, इनकम टैक्स भी देगा और आखिर में इस बात की भीख मांगेगा कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। हमें अपने अंदर की इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए संजय भाई ने शायद ये आज का प्रोग्राम रखा है। और ये प्रोग्राम एक होने से नहीं होगा, कई हजार पुष्पेंद्र आके चले जाएंगे, तब भी ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इस सिलसिले को निरंतर चलाना ही हमारी जरूरत है। हम ये कहें कि हमने सुबह भाषण दिया था, शाम को असर हो गया और परसों सब कुछ भारत राष्ट्र हिंदू घोषित हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। जो चीज जितने लंबे समय में बिगड़ती है उतना ही लंबा समय लगता है उसे ठीक होने में। अभी तो सिर्फ कुछ कुछ होना शुरू हुआ है। आपने अपने आप को सनातनी कहना शुरू किया है। आपने सेकुलरिज्म का आपके कंधे पे जो हाथ रखा था, आपने कहा इसे अब हटा लीजिए, हमारा कंधा दुख गया है। उसी से लोग परेशान हैं। आपने कहा कि हमसे बदतमीजी मत करो, तो लोग कहते हैं आप इंटॉलरेंट हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा भगवान राम भी इंटॉलरेंट थे और भगवान कृष्ण भी इंटॉलरेंट थे। दोनों ने आताताई, दंगाई, जिहादी, अधर्मियों के खिलाफ रखी, सुदर्शन उठाया। भगवान राम उस समुद्र से विनय कर रहे थे, उससे एक तरीके से हाथ जोड़ के रास्ता मांग रहे थे, नहीं दिया उसने। सही बाण उन्होंने चढ़ाया, ने रास्ता दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत आदर्शवादी हैं तो समाज आदर्शवादी है। आदर्शवाद होगा तब समाज में सब कुछ आपको वही लगेगा जो होगा। ये समाज आदर्श नहीं है। यहाँ लुटेरे, चोर, डकैत सड़कों पे घूम रहे हैं, पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। सोचिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत जैसे देश में ही बन सकता है, जिस देश में 90 करोड़ लोग रहते हों, उनकी आस्थाओं के केंद्र मंदिर हो। आपकी राजनीतिक स्वार्थों ने किसी पार्टी को यह बाध्य कर दिया कि 25 से 26 करोड़ लोगों की उनकी सामूहिक शक्ति ने देश में सत्ता में बैठे हुए, पार्लियामेंट में बैठे हुए इतने सारे हिंदू एमपीओ को अलग अलग पार्टी के थे मजबूर कर दिया कि उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना करके इस देश के 40,000 मंदिरों के बारे में कहा कि जिनकी स्थिति, जिनको तोड़ करके मकरों में, कब्रों में बदल दिया गया है, उनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी वही रहेगी, अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारे बहुसंख्यक होने के बावजूद भी पार्लियामेंट में यह हुआ, वक्फ बोर्ड का कानून पास हो गया कि भारत की धरती पे अगर वक्फ बोर्ड के लोग ये कहेंगे कि ये जमीन हमारी है तो उन्हें सबूत नहीं देना और हम खामोश बैठे रहे। चाहे कोई पार्टी हो, उस पार्टी के लोग अगर उसे नहीं रोक पाए थे तो कम से कम जन जागरण करके इस देश के 90 करोड़ हिंदुओं में से 10 करोड़ को बता देते तो आपके खिलाफ भारत की पार्लियामेंट में कानून न बनते। इसलिए आप ये सोचें कि आज आप जाग गए हैं, मैं जागना नहीं बता रहा हूं, बल्कि अभी आपको पहली बार होश आया है कि हम जग जाएं। अभी जगने में लंबा समय लगेगा। बहुत लोग सोए हुए हैं, बहुत लोग आपसे कुतर करेंगे, वो अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, इसलिए अपने स्वार्थों से वो निकलेंगे। जब तक कश्मीर बना, बंगाल बना, उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में आप ना के बराबर हैं। इस देश के 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं चला। आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। इसलिए जिसको पंचर पुत्र कहते हैं वो अपने एजेंडे पे लगा हुआ है।
वो चाहे बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, वो चाहे पंचर जोड़ रहा हो, चाहे सब्जी बेच रहा हो, उसे अपने लक्ष्य का पता है। आपको अपने लक्ष्य का पता नहीं है। आप समझते हैं सरकार बना दी, एक पार्टी को जिता दिया, बस यही है। नहीं, पार्टी बिठाना बनाना एक छोटा सा कार्य है। 90 करोड़ सनातनी जिस दिन सड़क पे 5% निकलेंगे, मुस्लिम लीग की भी सरकार इस देश में बन जाएगी, झुक जाएगी आपके सामने, आपके चौखट पे नाक रगड़ेगी। एक बार अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन तो करिए। 2014 में आपने अपनी शक्ति का 1% प्रदर्शन किया है, इसलिए इस देश में वीर बालक दिवस भी 26 तारीख को बन रहा है और 23 जनवरी से सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से 26 जनवरी भी बन रही है। ये बदलाव आप समझते हैं, मैं समझता हूं कि अगर मुझसे कोई ये कहे कि मैं मानता हूं ये बदलाव ऐसे हैं जो हजारों साल तक रहेंगे, और जब नाम आएगा तो लोग कहेंगे उस वक्त संजय जी जीवित थे, उस वक्त पुष्पेन जी जीवित थे, उस समय त्रिपाठी जी जीवित थे, ये उनके सामने हुआ था, उनकी क्या भूमिका थी, लोग पूछेंगे। हमारी भूमिका क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को इस बात की खुशी होगी कि ये सही समय पे सही बोले, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के बोले। इसलिए ये समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी जो आप कह रहे हैं, चलेंगी, लेकिन इसे रुकना नहीं है। निरंतर करते रहिए, लगातार करते रहिए, बिना इस बात के कि आज वो नहीं माना। जो नहीं मानेगा कोई बात नहीं, करोड़ों लोग साथ आएंगे। हम देखते हैं हजारों लोग साथ आए थे, नौकरी छोड़ी तो हमको भी ऐसा लगता था कि पता नहीं हमारी कोई बात सुनेगा नहीं सुनेगा। इसलिए जब हमने बोलना शुरू किया, यही वजह है कि संजय भाई ने कहा कि आपको बोलना है, हमने कहा आ जाएंगे। हमारे बोलने से अगर 0.001% भी फर्क पड़ता है, और मैं लगातार बोलने से अगर 1% फर्क पड़ता है, तो आपको यकीन मानिए इसी बैठ करके बिना पानी पिए आप जितनी देर तक कहेंगे मैं उतनी देर तक बोलूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं, मेरे बोलने से मैं थकूंगा लेकिन राष्ट्र जग जाएगा, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ये कोई मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि मैंने आज बोल दिया है सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजय भाई इस अलग को जगाए रहिए, लगातार जलाए रहिए। आप कौन है, किस संगठन से हैं, ये मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपने ये विचार सोचा कि मेरे बोलने से शायद कुछ आवाज दूर तक जाएगी, शायद लोगों को समझ में आएगा। अगर ये समझते हैं, ये अपने आप में मेरे ऊपर एक आपका भरोसा है। मैं रोज बोलूंगा, लगातार बोलूंगा, और मैं कल भी बोल के आया यहाँ दिल्ली में, परसों मथुरा में बोल के आया, मैं फिर जा रहा हूं। मुझे सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना। वो रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो देखें, लेकिन मैं अपना कार्य जो मेरे हाथ में है उसे पूरी ताकत से करने की कोशिश कर रहा हूं। किसी से शिकायत नहीं करता, न किसी से ये नहीं दिया उसने मुझे वो नहीं मिला, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ 25 साल के कैरियर को छोड़ के आया हूं, और ये मेरा वादा अपने आप से है। मेरे लोग भी मेरी बात सुनेंगे तब भी मैं बोलता हूं, 5 लोग सुनेंगे तब भी बोलता हूं, और 5 करोड़ सुने तब भी बोलता हूं। मेरी बातों में कभी फर्क नहीं होता कि मैं शक्ल देख के अपने चीजें बदलता हूं। मेरी बात वही है, जहां से चला था वही है, और आज इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग सच सुनना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और आप लोगों ने प्रश्न किए। ये प्रश्न का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हर प्रश्न में आप जब प्रश्न करेंगे तो आपको लगेगा, 2 मिनट के लिए सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इस प्रश्न में मेरा जवाब है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आदरणीय, हम यही चाहते हैं आप इस तरह अनवरत चलते रहें, लोगों तक पहुंचते रहे, उन्हें जगाते रहे। और यहाँ अनिल मिश्रा जी की 2 पंक्तियां, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी की कहूंगी पूरे लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, कि शांति 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 कहने से शांति नहीं होती है, शांति धनुष की खिंची हुई प्रत्यंचा में सोती है। जिस दिन हम लोग ये बात समझ लेंगे कि शक्ति, अगर हमने अपनी शक्ति को साध लिया, उसी दिन हमारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। अगर अभी भी किसी का कोई प्रश्न है तो संजय भाई साहब बताइए, अगर हमारे साथ कोई है पटल पर। संजय भाई, संजय भाई, जो हमारी बहन कह रही हैं शांति के बारे में, शांति मांगने से तो घरवाली जो शांति होती है वो भी नहीं आती है काम पे। अगर जिन्हें शांति चाहिए वो बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करते रहें। शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो शांति स्थापित होगी, और सिर्फ शांति की पूजा करेंगे, मनोकामना करेंगे तो काम वाली शांति भी नहीं आने वाली। सहमत? ठीक है, तो